देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है जिसमें हम गेट 2020 में जो टॉप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस जो होंगे जो गेट 2020 में आए वो बहुत कंसेप्चुअल थे, जिसमें कुछ ना कुछ दिमाग लग रहा था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला रखा और सॉल्यूशन आ गया, जिसमें कुछ सोचना पड़ रहा था। वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये पार्ट 1 है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा गेट 2020 में दोनों सेट में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हों उनको मैं इस लेक्चर सीरीज में करूंगा। टोटल मैं 3-4 लेक्चर इस पूरी लेक्चर सीरीज में बनाऊंगा, सो दैट कि पिछले साल का पेपर भी पता होना चाहिए कि कैसा आया। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आई थिंक 1 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन को आप पढ़िए। एन अटेम्प्ट इज मेड टू पुल अ रोलर ऑफ वेट W ओवर अ कर्व, एक ये कर्व है, बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F। इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है F। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोलर एंड ग्राउंड, ठीक है, और इंक्लूडिंग एज ऑफ स्टेप, एज मतलब इस स्टेप, यहां का भी म्यू है और यहां पर इस जगह का भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इसने 4 ऑप्शन दिए थे ऑब्वियसली, बट मैं वो नहीं बनाए क्योंकि मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा। उसमें फ्री बॉडी डायग्राम आपसे पूछा है। व्हेन द रोलर इज जस्ट अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप, मतलब जब वो रोलर जो है स्टेप को जस्ट क्लाइंब ही कर रहा होगा। ओके, तो अगर हम इसको देखें ढंग से, डायग्राम में बना देता हूं इसका। पहली बात तो ये आपको समझनी है कि जैसे ही रोलर जस्ट क्लाइंब करने की स्थिति में आएगा, कोई भी अगर मैं इस पॉइंट को चलो A मान लेता हूं, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूं, ठीक है। क्योंकि जब आप इस पे F फोर्स लगाओगे और ये जस्ट इस पे चढ़ने ही वाला है, तो इस पॉइंट पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि ये अपना कांटेक्ट खो दिया होगा। A पॉइंट की अगर बात करें, ऐसा लिख दूं मैं, इट हैज lost its contact with the surface। तो यहां पर कोई भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आने का मतलब ही नहीं बैठता है, या कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स आने का मतलब ही नहीं बैठता है। अच्छा, इसका वेट W दिया है, तो मैं एक W वेट ये भी जरूर दिखाना चाहूंगा इसमें, और F फोर्स तो इसने दिखाई है। सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट कहां होगा? B पे कांटेक्ट होगा। B पे क्या होगा? कांटेक्ट होगा। अब इस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स लगेगी, है ना। तो हमें एक बात पता लगी, WF और एक रिएक्शन फोर्स जो होगी, जिसको कांटेक्ट फोर्स हम बोल सकते हैं, जो B पे लग रही होगी, और ये तीनों की तीनों फोर्सेस क्या होंगी? कॉन्करेंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्करेंट। WF और रिएक्शन फोर्स को मैं R से डिनोट कर देता हूं, R से डिनोट कर सकता हूं, जो कि किस पे, देखो ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कॉन्करेंट, क्योंकि W भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, F फोर्स भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसके अबाउट ही रिएक्शन फोर्स लगेगी, जो कि पास कर रही होगी हमारी इस सेंटर को। तो यानी कि R जो रिएक्शन फोर्स है हमारी इस तरह से लग रही होगी। ये एंगल इसने थीटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम चीजों को समझे कि ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। अच्छा, दूसरी एक और बात, कोई भी इस पॉइंट पे, क्योंकि चाहे ये सरफेस रफ हो लेकिन कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि B पॉइंट पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, नो रिलेटिव मोशन। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन चीज को समझनी है, हमने रटना नहीं है ना, क्रैम नहीं करनी चीजों को समझना है कि कहां कहां मोशन हो रहा, उसी के हिसाब से फोर्सेस लगाओ। तो वेट तो लग गया, ये F लग रहा है, इस मेन खेल इसका था, और वो किस पॉइंट पे पास कर रहा है, जैसे मैंने बताया दे शुड बी कॉन्करेंट, ठीक है। तो जो 3 फोर्सेस का जो सिस्टम बना, दे शुड बी कॉन्करेंट, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब ये जो B से फोर्स जा रही होगी C को पास करेगी। क्लियर?
तो करेक्ट डायग्राम मेरा ये हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन में इसमें सब कुछ सेम दिया हुआ था, जो वेट W दिया हुआ ना वो ऊपर की साइड से दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, तो ये गलत होगा। आप प्रॉपर दिखाएं ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां से आप इसको रिएक्शन फोर्स दिखा सकते हैं। तो कई ऑप्शंस में यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस दिखाए, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स दिखाए, जो कि गलत होगा। जैसे मैंने बताया कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो करेक्ट डायग्राम मेरा ये हो गया, ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ था। समझ आ गई होगी बात आपको। कोई दिक्कत हो तब भी कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि मेनली कंसेप्चुअल है। देखिए यहां पर इसने कहा ए हेलिकल गियर विद अ प्रेशर एंगल 20 डिग्री प्रेशर एंगल एंड 30 डिग्री हेलिक्स एंगल mounted on the mid span of a shaft that is supported between the two bearings at the end। shaft है obviously, ठीक है, bearings लगे हैं और इस पे हमारा कोई गियर है, ये कहा है, ठीक है। The nature of stress induced in the shaft is, इस शाफ्ट पे कौन सी स्ट्रेस लगेगी। तो इसको समझने के लिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि जब कोई हेलिकल गियर होगा तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। फोर्स को अगर हम एक बार समझ जाएंगे तो हमें स्ट्रेसेस भी पता लग जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब चीजों को समझते हैं, फिर मैं चारों ऑप्शन आपको बताऊंगा क्या क्या दिए थे। अब ये हेलिकल गियर है जिसका जो टीथ है वो कर्व्ड है। ओके, कर्व्ड मतलब इंक्लाइंड है, बल्कि मेरे को बोलना चाहिए इंक्लाइंड है, जिनका एंगल जो है शाफ्ट की एक्सिस सिर्फ एंगल, ये हेलिक्स एंगल है। देखो ये टीथ का जो ये एंगल है और ये जो एंगल है ये फाई दिया हुआ है। ध्यान से समझना, अभी इसको आपको टीथ समझ आ गया, इसके बारे में आराम से समझाऊंगा आपको। ये जो क्यूबॉइड बनाया है इससे हम फोर्स का एनालिसिस कर सकते हैं हेलिकल गियर्स के लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि हेलिकल गियर्स में, जैसे कि हमें स्पर गियर में भी पढ़ा हुआ है कि फोर्सेस लगती हैं, लेकिन यहां पर एक स्पेशल फोर्स ऐड हो जाता है, एक्सियल फोर्स ऐड हो जाता है। वही मैं आपको यहां पर बताना है कि टेंजेंशियल और रेडियल फोर्स तो हमारा टेंजेंशियल और रेडियल फोर्स तो स्पर गियर में भी था, लेकिन यहां पर एक स्पेशल फोर्स आ जाता है, एक्सियल या थ्रस्ट फोर्स लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आपको यहां पर समझानी है। और इसने पूछा कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, उसके बाद मैं ऑप्शन देख के आपको बताता हूं। तो ये टीथ है, ठीक है, जो इस पॉइंट पे स्ट्रेसेस लग रही होंगी, ऑब्वियसली वही हमारी शाफ्ट पे लग रही होगी। तो चीजों को समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है और इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए ये जो Ft है, ये देखिए टेंजेंशियल फोर्स Ft दिख रहा होगा आपको, Ft इस तरह से। रेडियल फोर्स अलोंग द रेडियस, ये Fr से डिनोट किया है, ये आप देख सकते हैं। Fa ये एक्सियल फोर्स लगता है जो यहां पर लगता है, ठीक है। अब एक मेन बात, ये जो Fn और उसके ऊपर T लिखा है, इसको बोलते हैं टोटल नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? टोटल नॉर्मल फोर्स। और इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं, इसके क्या करते हैं हम? दो कंपोनेंट करते हैं, जो कि इस टोटल नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट कौन कौन से? ये एंगल हमारा फाई एन क्या होता है, देखना एक बात ध्यान से कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है। इसको डायग्राम को पोज करके बनाए अच्छे से, है ना। तो ये जो इसको, इस डायगोनल को बोलते हैं एफ एन टी, टोटल नॉर्मल फोर्स। इसके दो कंपोनेंट करते हैं और एंगल ये वाले को बोलते हैं हम नॉर्मल प्रेशर एंगल, नॉर्मल प्रेशर एंगल, ठीक है। तो इसके अगर मैं दो कंपोनेंट करूंगा, इस तरह से है ये, मैं अगर समझाऊं आपको, एफ टी और ये बेस के साथ एंगल क्या बना रहा है? फाई एन। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एफ एन, एफ टी एन से डिनोट करेंगे, है ना। और ये जो टी है ना, टेंजेंशियल टी नहीं, ये टोटल के लिए दिखाया। एफ एन के दो कंपोनेंट, एक हमने बता दिया एफ एन, है ना,
और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो उसको हम बोल देंगे एफ आर। देख लो, ध्यान समझना इसको। ये जो एफ एन फोर्स था, एफ एन टी टोटल फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट करे हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर एफ आर और एक एफ एन। एफ एन कहां पर लगता है? जो एफ एन है वो किस बेस में? एफ टी और एफ ए के प्लेन में लग रहा है। देखो एफ ए और एफ टी का प्लेन क्या, चीजों को समझना, क्योंकि 3D है तो आप डायग्राम मैंने इसीलिए पहले बताया, बना दिया था क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम लगे, चीज ज्यादा समझ आए। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एफ एन है वो इस तरह से, इस तरह का प्लेन है, किस किस का? एफ टी और एफ ए का जो प्लेन है वहां पर एफ एन लग रहा है। देखो ये मैंने स्केच से दिखाया है, जो क्लियर, ये जो स्केच से दिखाया है ये एफ एन। कोई बात नहीं, 2 मिनट फालतू लगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये किसके कंपोनेंट है? ये इसी के कंपोनेंट है, एफ टी एन के, ठीक है। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एफ एन है वो क्या है? एफ एन टोटल का कॉस फाई एन है, ठीक है। और जो एफ आर है, जो रेडियल फोर्स है, जो उसके परपेंडिकुलर है, वो एफ एन टी का साइन फाई एन है। तो ये नॉर्मल फोर्स थे, इसके दो कंपोनेंट हो गए हमारे, ठीक है। और एक हमारा जो एफ टी लग रहा है, जो हमारा एफ टी लग रहा है वो क्या होगा? अब इस एफ एन के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, क्योंकि एफ एन इसी प्लेन में लग रहा है और ये एंगल हेलिक्स एंगल होता है। तो एफ एन के दो कंपोनेंट कर दूंगा मैं। देखो इस डायग्राम से कितना कुछ क्लियर हो गया, सारे के सारा प्रूफ हो गया, मैं कह रहा एक डायग्राम बना के। तो ये एफ एन के, और ये एंगल हमारा फाई है, तो एफ एन के दो कंपोनेंट कर दूंगा, तो ये एफ टी आ जाएगा, देख लो, क्योंकि ये इसी प्लेन में है। और इसी तरह से क्योंकि ये, और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा एफ एन साइन फाई क्या होगा? एफ ए होगा। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स होता है ये तो शियर स्ट्रेस या टोर्शन करेगी, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड करेगी, ठीक है। तो हम एक बार इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या दिए। तो ऑप्शन जो दिए थे इसमें, एक तो था ऑप्शन नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन वन प्लेन, एक्सियल लोडिंग और शियर स्ट्रेस, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस। और तीसरा ऑप्शन नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन टू प्लेन, एक्सियल लोडिंग और हमारा शियर स्ट्रेस। और इसने तीसरा, चौथा ऑप्शन है नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन टू प्लेन, ठीक है, एंड शियर स्ट्रेस। अब इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया इसमें, ताकि चीजें ज्यादा समझ आए। शियर स्ट्रेस लग रही है, ठीक है, एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो रेडियल लोड लग रहा है, ये जो हमारा ये एफ आर और एफ एन, इस एफ एन टी की वजह से क्या लग रहा है? हमारे दो प्लेन में लग रहा है। जो नॉर्मल स्ट्रेस है बेंडिंग के, इसके कारण क्या हो रहा है? बेंडिंग हो रही है शाफ्ट में, है ना। ऑब्वियसली शाफ्ट में क्या हो रही है? बेंडिंग हो रही है। तो क्योंकि ये दो, इसके कंपोनेंट कितने होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, तो दो प्लेन में लग रही है, हो रही है बेंडिंग हमारी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। तो इसके कारण, क्योंकि ये दो एंगल्स इसमें आ रहे हैं, दो फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एफ एन और आर, ओके। तो ये दोनों के दोनों फोर्स जो होंगे इस पे क्या करेंगे? दो प्लेन कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि दो प्लेन में बेंडिंग हो रही है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन टू प्लेन, एक्सियल लोडिंग हो रही है और शियर स्ट्रेस लग रही है। क्लियर। तो ये इस कारण से जो, या सिंपली हम बोल सकते हैं ये कि भाई ये जो फोर्सेस लग रही हैं इसमें दो प्लेन में लग रही है, ये हमारे शियर स्ट्रेस है, यानी कि ये कह सकते हैं बेंडिंग है। सिंपली काम को खत्म करते हैं, ठीक है। ये शियर स्ट्रेस हो गया, ये एक्सियल लोडिंग हो गई है, ओके। तो इस क्वेश्चन में मैं एक बार शाफ्ट बना के आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा था, तो इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर में बनाया। देखो एफ टी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो मैंने बता दिया, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, ठीक है, और एक्सियल लोड लग रहा है। अब ये जो रेडियल लोड लग रहा था, है ना, इसके कारण से बेंडिंग है। तो जैसे मैंने बताया
इसमें जो एफ आर लग रहा है ये किसके कारण से लग रहा है? अभी इसके लिए मेरे को डायग्राम फिर से आना पड़ेगा इसमें। ये देखो, ये टोटल ये फोर्स लग रहा था, टोटल नॉर्मल फोर्स, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो एफ एन और एक एफ आर। एफ एन कैसा है, मतलब लेटा के ऐसे, इसके कारण जो बेंडिंग हो रही है एफ एन, और एक दूसरा क्या हो गया एफ आर जो परपेंडिकुलर जो इसको बेंड करेगा, और एक एफ एन इस टाइप से, देखो जो इस टाइप से, जो कि किस प्लेन में लग रहा है, एफ टी और एफ ए के प्लेन में बेंड करेगा। ठीक है ना? तो ये टोटल नॉर्मल फोर्स के हमने इस वजह से दो कंपोनेंट किए। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, काफी हद तक मैंने इसमें समझा के कोशिश की है। ठीक है, तो ये दो प्लेन में लग रहा है। बाकी वो जो क्यूबॉइड मैंने बनाया उससे काफी चीज क्लियर हो गई है। एक क्वेश्चन जो थ्योरी ऑफ मशीन का ही है, मैंने कोशिश की है कि मैकेनिक्स वाला पोर्शन इस लेक्चर में कराया है। A rigid massless rod of length L is connected to a disc of mass M and radius R equals to L by 4. इसका जो रेडियस है L by 4 है, थ्रू अ फ्रिक्शनलेस रेवोल्यूट जॉइंट। ठीक है, तो ये डिस्क कैसे ज्वाइन किया है, फ्रिक्शन रेवोल्यूट जॉइंट के थ्रू। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द रोड इज अटैच टू द वॉल। जो रोड का दूसरा अटैच है वो हमने वॉल के थ्रू अटैच कर दिया, थ्रू अ फ्रिक्शन एस, यहां पर हमने ये हिंज कर दिया। ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 2K, यहां पर 2K है, इसके मिड स्पैन पे लगाया है, और यहां पर इसके एंड पे ये K लगाया है, और ये इसकी वैल्यू तो R की वैल्यू L by 4 गिवन है। क्लियर? तो यहां पर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही पूछते हैं ये वाइब्रेशंस के क्वेश्चंस में, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, और उसका प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डिस्क है वो प्योर रोलिंग कर रही है किस पे, स्ट्रिंग पे, ऑन ये जो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जितना एंगल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्क सबस्टेंड करेगी वही एंगल रोड करेगी, उसी पर्टिकुलर मतलब आर्क जो होगी, जो आर्क यहां पर बनेगी वही आर्क यहां पर बनेगी, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम रहेगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन ही स्टार्ट होगा वो उस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये प्योर रोल कर रही है, क्योंकि ये प्योर रोल कर रही है तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं यहां से, और ये कुछ ना कुछ एंगल हमारा सबस्टेंड कर रही है, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबस्टेंड करेगी, वही जो हमारी ये जो रोड होगी वो सबस्टेंड कर रही होगी। तो हमें एक बात पता है, ये एंगल हम मान लेते हैं कोई भी बीटा मान लेते हैं जैसे, तो ये लेंथ ऑफ रोड कितनी है, L है, तो ये कितना आर्क सबस्टेंड करेगी, क्योंकि ये प्योर रोल कर रही है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। समझना ये इस तरह से होएगी, उसी के हिसाब, देखो ये इस तरह से होगी जब भी इसमें कुछ मोशन होगा, वाइब्रेशन होगी, और उसी टाइम पे ये डिस्क भी रोटेट करेगी कुछ एंगल थीटा। तो आर्क जो आर थीटा बनाई है डिस्क ने, वही आर्क है ना, ये इसका रेडियस इतना होगा L होगा, और इसका एंगल कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है इस पॉइंट के थ्रू। और R की वैल्यू इसने कितनी बताई है, L by 4 बताई है। मेरी बात शायद आपको समझ अब आ गई होगी। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, थीटा बाय 4। ये इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, ये डिस्टेंस हमारा L by 2 दिया है ना, और ये भी L by 2 दिया है पूरा यहां तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, स्टार्ट ही नहीं होगा नहीं तो क्वेश्चन। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ने पूछी है, हम यहाँ पर एनर्जी मेथड लगाते हैं, टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, टॉर्क में तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर उसको भी अगर किसी को लगेगा तो उसको भी उससे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी टोटल हम निकालते हैं।
ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो जैसे यहां पर तो अगर हम किसकी बात करें, डिस्क की बात करें, तो वो तो रोटेटिंग बॉडी है, हाफ आई। तो हम यहां पर एक वैल्यू ऐड करना मिस होगी, यही तो टोटल एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है, और वी की वैल्यू हम आर थीटा डॉट भी लिख सकते हैं, आर ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो हम यहां पर रख सकते हैं। तो हाफ, तो ये वैल्यू ऐड करते हैं हम इसमें, आई की वैल्यू ओके। तो यहां से हम ये वैल्यू ऐड करेंगे, हाफ यहां पर कॉमन लेंगे, ये वैल्यू हम अभी रख देंगे बाद में, ठीक है। तो आई की वैल्यू फोर आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, अभी तो हम ई निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब सब वैल्यूज हम रखते हैं, पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको बाद में देखते हैं। ये वैल्यू देखो कितनी होगी, 1/4, और ये 1/2 है, 1/4 और 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद आप ये वाली वैल्यू देखिए, हाफ इंटू के इंटू 4r स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये वाली टर्म अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, 2k को भी ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए। L अभी हमने क्या वैल्यू निकाली है, कहां गया, बीटा की वैल्यू हमारे पास θ/4 थी, और उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, θ/4। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, नहीं तो और गलती हो जाएगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू θ/4 रख दी है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको भी ऐसे ही रखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 2k, और ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर है ना, तो वो 64 हो गया। क्लियर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है, ये वाली टर्म आ गई, दिस प्लस दिस। अभी मेरे को क्या निकालना था, d/dt निकालना, d थीटा निकालना होता है। ठीक है, तो वो मैं इनफैक्ट d/dt निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकालिए, इसको क्या होगा, 3/4 mr स्क्वायर। ऐसे ही इसका जो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन, 2 थीटा इंटू थीटा, ठीक है, प्लस हाफ के 4r स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं, इसका क्या आ जाएगा, 2 थीटा इंटू थीटा स्टार। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही इसका करते हैं, हाफ इंटू 2k, हाफ इंटू 2k, L स्क्वायर बाय 64, ऐसे ही 2 इंटू थीटा डॉट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, उसके बाद चीजों को समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं था, है ना, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, और बहुत सारी बुक्स में क्वेश्चन गलत दिया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास r की वैल्यू कितनी है, L/4, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं L/4, है ना, L/4। ये पहली बात तो यहां पर 2 आ गया, और L/4 रखूंगा, और 4 का जो L/4, तो L स्क्वायर बाय 16 आएगा, 16 इंटू 32, 3/32 ml स्क्वायर थीटा इंटू थीटा स्टार प्लस
आर को वैल्यू फिर से मैं ये क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू 4k। आर की वैल्यू क्यों लिख सकता हूं मैं, एल स्क्वायर बाय 16 इंटू 2 इंटू थीटा स्टार प्लस हाफ इंटू 2k। इसको ऐसे ही रखते हैं एल, क्योंकि ये सब कुछ एल में रख रहे हैं ना हम। 2 इंटू थीटा स्टार। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन अब हमें करनी है इसमें। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से ये 4 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया और ये 32 चला गया। क्लियर? तो यहां से ये हमें सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या खुद सॉल्व कर ही रहे होंगे। बेटर है कि आप खुद सॉल्व करें, लेक्चर को देखने से अच्छा है अब यहां पर अब आप खुद सॉल्व करें। तो यहां से जो सॉल्व करके आपने देख ही लिया होगा वो आ जाएगा 3/32 m, है ना। और यहां से एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, ये कॉमन आ रहा है, ये रखे क्योंकि हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये तो 0 के नीचे चला जाएगा, सब खत्म हो गया। जो बाकी बचा है वो मैं लिखता हूं प्लस 9k/32 थीटा इक्वल्स टू 0। 32 से 32 भी कट गया, 3 से ये 9 चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सही फॉर्म में लिख दूंगा तो ये हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू जो कि हमें कंपेयर करके मिल ही जाती है, आंसर। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू दी थी ये आंसर है। एनर्जी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। तो दूसरी बात ये कि देखो लेंथी ऑब्वियसली लेक्चर हो जाता है, बट थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, ये कैलकुलेशन काफी लेंथी थी, अब मैं अपने आप करके मेरे को दिखानी पड़ी, है ना, नहीं तो बीच में ही हिल जाते हैं आप। ठीक है, प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन मैंने इसमें करके दिखाई, ये वैल्यू आई और ये जो यहां से ये 4 आया, तो यहां से ये जो KL स्क्वायर बाय 4 आप यहां से भी देख सकते हैं, KL स्क्वायर बाय 32, देखो आप इनको ऐड करोगे 9/32 ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन मैंने इसमें जान के आपको करके दिखाई, वैसे भी मैं छोड़ सकता था लेकिन प्रॉपर आंसर लेके दिखाया आपको। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मेरे को आपको बताना है वो मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, 4th क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ये मरियम क्रेग बुक है उसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आर की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है इस स्प्रिंग की, आर इसका रेडियस है, जो थीटा की वैल्यू 40 डिग्री पे फोर्स के कंपोनेंट पूछे। जब थीटा की वैल्यू 40 डिग्री हो जाए, थीटा यहां पर 0 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये स्प्रिंग भी कुछ सॉरी स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब ये 40 डिग्री पे स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ इसमें फोर्स लग रही होगी जिसकी वैल्यू इधर की साइड रहेगी। तो फोर्स हमारा नेट फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसके जो Fx कंपोनेंट और Fy कंपोनेंट हमारे ऐसे लगेंगे, तो ऑब्वियसली Fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी और Fy की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरी बात देखो क्या है, इसके 2 तरीके हैं, एक तो बहुत ही शॉर्टकट है। ठीक है, क्योंकि मुझे बात पता है कि जब वो अनस्ट्रेच कंडीशन में होगा तो स्प्रिंग ऐसे होगा, और इसने क्या कहा, अनस्ट्रेच लेंथ स्प्रिंग उसका रेडियस के बराबर ही है, तो यानी कि जितना रेडियस है ना ये वैल्यू हमें दी है, और रेडियस ये भी रेडियस ही होगा। क्लियर? तो अनस्ट्रेच लेंथ तो हमें पता ही है कितनी है, आर है उसकी, और आर की वैल्यू 400 mm दी है, यानी कि 0.4 मीटर दी है। स्ट्रेच लेंथ कैसे निकालोगे, अब आपको ये बात पता है कि जब ये आर है और ये भी आर है, तो ये एंगल थीटा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। सही बात है ना, ये 40 डिग्री होगा, तो इसके अगर ये आपको 0.4 दिया है तो ये आप निकाल सकते हो कंपोनेंट करके, ये निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ निकाल दोगे तो वो स्ट्रेच्ड लेंथ आ जाएगी, स्ट्रेच लेंथ आ जाएगी। ओरिजिनल लेंथ आपको ये दी है, तो ये जो डेल्टा है वो क्या है, एक्सटेंशन फ्रॉम अनस्ट्रेच लेंथ, मतलब ये डेल्टा एक्स दिया है, और हमें पता है k इंटू डेल्टा एक्स ही तो फोर्स होता है। ओके,
तो यहां से फोर्स निकाल लोगे जिसकी वैल्यू ऐसे होगी, और ये वाला एंगल क्योंकि 40 है, ये 90 है, 50 डिग्री हो गया, तब बस आपको ये एंगल पता लग गया है। तो एफ एक्स कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, दिखाने के लिए ज्यादा डरावना था। ठीक है, तो एफ वाई की वैल्यू ये है, एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी नेगेटिव आएगी, शायद ये -107 है और एफ वाई की वैल्यू 193 है। चेक करके देखना आप, यही सॉल्यूशन आता है। बाकी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, इसको वेक्टर वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज बताएं, कमेंट करके जरूर बताया करें लेक्चर कैसा लगा, सो दैट कि मेरे को भी आगे मोटिवेशन मिले कि मेरे को आगे लेक्चर बनाने चाहिए। ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताने की कोशिश मैंने इस लेक्चर के थ्रू की है। ओके, तो थैंक यू।